Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Dear students, thank you very much for your hard work. आज जो रिजल्ट आपका पहुंच रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज मोस्टली स्टूडेंट जो अबाउट 90 है। हाँ, ये जो 100 नंबर का पेपर था, हाँ 100 वाला पेपर, हाँ ये वो 98%। एक क्वेश्चन ठीक नहीं था, क्वेश्चन ही है नहीं। हाँ, one question was not available and he obtained 98 marks. So big applaud from my side. Great appreciation from my side. एक वही कहना तो आज की जरूरत है। Very good, very good. बहुत से स्टूडेंट हैं जो 90 and above क्रॉस कर रहे हैं। So what does it indicates कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और हम जिस तरफ जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं उसकी तरफ आ गए हम लोग। तो वॉल्यूम का कोई इशू तो नहीं आ रहा जी। जूम पार्टिसिपेंट्स आप ना हमें मैसेज कर दें कि सर वॉल्यूम इज आल्सो क्लियर एंड बोर्ड इज क्लियर। बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? नहीं विजिबल बोर्ड स्टूडेंट को? क्लियर है, चलो क्लियर है। अच्छा जी, आज सर शहजाद कासमी साहब इंग्लिश का पोर्शन पढ़ाने के लिए मेरी रिक्वेस्ट पे बहुत बिजी थे, उन्होंने शेड्यूल में से टाइम निकाला है और इंशाल्लाह वो आज से क्लास ले रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि ही इज़ अ वेरी लर्नड पर्सन, पीएमएस ऑफिसर हैं, एमए इंग्लिश भी है इनका और एसए और कम्प्रीहेंशन ये अपनी एकेडमी से पढ़ा रहे हैं। तो एज़ पर कमिटमेंट जैसे हम लोगों ने आपसे कमिटमेंट की थी कि इंशाल्लाह हम आपको सर को अवेलेबल करके आपको प्रोवाइड करेंगे। अकॉर्डिंगली सर आगे थोड़ा सा डिले हुआ तो वी आर सॉरी फॉर दैट डिले, लेकिन अभी डिले इतना नहीं हुआ कि टाइम गुजर गया। तो सर थैंक यू वेरी मच। क्लास अभी आपके हैंड ओवर है, आप इसको लेके चलें और फर्दर आप टाइम जो बेहतर है वो डिसाइड कर लें। वो बोर्ड पे लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आप किस किस दिन जो है ना आप क्लास ले सकते हैं। हाँ सर, दोनों को, क्योंकि एक मोबाइल पे होगा और दूसरा जो है ना सर भी जी आप तरह मेहनत करके पीएमएस ऑफिसर बने थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी जगह पे इस वक्त पोस्टेड है। Recording in progress. Assalamualaikum students, I welcome you all. First of all, आज हमारी फर्स्ट क्लास है इंग्लिश से रेलेवेंट। तो जैसा कि आप इनलैंड रेवेन्यू में इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, तो उसमें आपने देखा होगा जो सिलेबस का है उसके अंदर आपका 80% राइटिंग प्रोफेशनल है और 20% इंग्लिश है। ऐसे ही 20% इंग्लिश है। तो ये प्रोफेशनली तो डेफिनेटली चीज़ें चल रही हैं। हम किसी भी इसमें से ये दो चीज़ें हैं, हम किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अच्छा, आप अपेरेंटली यही लग रहा है ना इस 80% को इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और करनी भी चाहिए, लेकिन इसको 20% को हम बिल्कुल किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ईजीली ले सकते, मतलब इसको सेकंड ऑप्शन के तौर पर नहीं ले सकते। इसको भी प्राइमरी कंसर्न हमारा यही बनना चाहिए। व्हाई दिस इज सो? ऐसे कि लेट्स सपोज एक स्टूडेंट जो है वो 80 में से 79 मार्क्स ले लेता है इस प्रोफेशनल। अब वो 79 मार्क्स लेके अगर वो बहुत अच्छे मार्क्स है माशाल्लाह, दैट्स गुड, लेकिन खुदा ना आसा उसके इंग्लिश के अंदर से लेट्स सपोज 5 मार्क्स आ जाते हैं, तो वो ही वुड बी कंसीडर्ड अ फेल, क्योंकि उसने इंग्लिश में जो उसका 50% रिक्वायर्ड था मार्क्स वो नहीं ले सका। तो इसलिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्योंकि डेफिनेटली टेक्सेस से थोड़ी सी हटके है, कुछ चीज़ें जो 20 पॉइंट है टेक्सेस में चीज़ें वो हैं जो आप एक दफ़ा याद कर लें उसका वही आंसर होता है, जबकि इंग्लिश में आपको थोड़ी सी असेसमेंट करनी पड़ती है, आप डिफरेंट चीज़ें आपको रिलेट करना पड़ता है, फिर आप अपनी एनालिसिस डेवलप करते हो। तो एनालिसिस टेक्निक के जरिए आपको इसके आंसर्स देने होते हैं जो प्रोबेबली 20 में से 20 मार्क्स मुश्किल से आते हैं। सो इसलिए 20 में से 10 लेने के लिए भी आपको इसको काफ़ी ज़्यादा एहतियात से और काफ़ी ज़्यादा थॉरो स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसी सिलसिले में आज हमारा पहला चूंकि लेक्चर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखते हैं कि हम इसके हवाले से क्या
आवाज़ क्या है? आवाज़ कम है। आवाज इसका ग्रीन ना कर ये सारी देखो इससे देखो अब होपफुली आप लोगों को आवाज ठीक आ रही होगी मेरी, तो यू कैन कमेंट आवाज का अगर इशू है ताकि हम इसको रीएडजस्ट कर पाएं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने ये करना है कि अब हमारा जो ये एक कंप्लीट सेशन चलेगा, तो इसके अंदर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश हमें क्या क्या चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए और किन किन चीज़ों को फोकस करना है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है। आज चूँकि डे वन है तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सारी चीज़ें बता दें ताकि आप लोग लिख भी लें और अल्टीमेटली आप उसमें यू नो रेडी हो जाएं कि ये हमने फ्यूचर में ये चीज़ें करनी। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको आनी चाहिए टेंसेस। टेंसेस के बाद आप चेंज ऑफ वॉइस, उसके बाद आपको नरेशन, देन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन आपको क्वेश्चन रूल्स, देन आपको कंडीशनल सेंटेंसेस। ये सब लोग लिखते चले जाएं ताकि आपको साथ साथ आइडिया होगा कि हमने कितना सिलेबस कवर कर दिया और क्या क्या चीजें हमने इम्प्लीमेंट की। देन हम करेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। उसके बाद हमने करना है फ्रेज क्या होता है एंड इट्स टाइप्स। सिमिलरली क्लॉज क्या होता है एंड इट्स टाइप्स। सिमिलरली सेंटेंस क्या होता है एंड इट्स टाइप्स। देन हमें पंक्चुएशन रूल्स का पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूज किया जाता है। देन कैपिटलाइजेशन रूल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि क्या। देन आपको बेसिक फोनेटिक्स, ये बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं होती, बहुत बेसिक लेवल की जो चीज़ें वो हमने करनी है। एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, ये भी बहुत बेसिक लेवल। ओके, उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। कुछ चीजें हैं जो मैं इधर लिखता हूँ, उनमें है हमारे एंटोनिम्स, ये रेड से नजर आते हैं ना। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है हमारे सिनोनिम्स, उसके बाद है हमारी एनालॉजीज, उसके बाद है पेयर ऑफ वर्ड्स, देन है हमारे ज्योमेट्रिक फ्रेजेस। ये हमारा है ओवरऑल स्ट्रक्चर। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं लिख पाया, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। मेनली ये थी। अब एक्चुअली ये चीजें जो है पहले थोड़ी सी ज्यादा भी लग रही हैं और कुछ चीजें ऐसा भी हो सकता है आप लोगों को रेलेवेंट नजर आ रही हैं। तो इसका जवाब ये है कि एफपीएससी आपका इंग्लिश का टेस्ट लेता है एमसीक्यूज बेसिस पे। उसने सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है और उसने ये नहीं लिखा कि हमने ये 4 चीजें आपने करनी और वो आ जाए। तो अल्टीमेटली आप पास पेपर अगर देखते हैं एफपीएससी के, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी वो आपको टेंसेस के बारे से, कभी नरेशन, कभी चेंज ऑफ वॉइस। नॉर्मली वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज्यादा पूछते हैं, अल्टीमेटली हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। नरेशन भी आ सकती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आ सकते हैं, एनालॉजीज भी, पेयर ऑफ वर्ड्स भी। इवन इवन जो चीज है फिगर सॉरी ये पंक्चुएशन रूल्स और कैपिटलाइजेशन रूल्स, ये बड़े कम आते हैं लेकिन आते हैं। तो अल्टीमेटली हमें सभी को करना है ताकि लेट्स सपोज अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि यार ये एक नई चीज आ गई है तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको तमाम सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स हैं इनको एक थॉरो स्टडी देंगे। इट्स वेरी सिंपल। जब भी हम इंग्लिश को करते हैं तो सबसे पहले जो है हम टेंसेस के ऊपर फोकस करते हैं। तो
टेंसेस अगर किसी बंदे को आएंगे तो उसको ये भी आ जाएगा, चेंज ऑफ वॉइस, नरेशन भी, और उसके बाद करेक्शन भी, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये सारी चीजें इंटर रेलेवेंट। सबसे बेसिक जो चीज है दैट इज योर टेंसेस। तो अगर टेंस ही नहीं आएंगे तो पक्की बात है, मैं आपको जितना भी अच्छे तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा दूंगा आपको नहीं समझ आएगी। बेस बेस नहीं आपकी एक एक लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चा है जो क्रॉल नहीं कर सकता तो डेफिनेटली ही कांट रन। पहले क्रॉलिंग सिखाएंगे, देन वॉक करेगा, देन ही कैन। तो इसीलिए हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं विद टेंसेस। तो कोई क्वेश्चन भी होगा तो आप इसमें तो पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी मुझे बताते रहिए क्वेश्चन होगा। आप जो स्टूडेंट्स लाइव बैठे हैं वो भी कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे तो दे आर वेलकम। ओके जी, आगे चलेंगे। आई थिंक देखिए आपने सब ओके, मैं अपनी चीज को उसके बाद तो ये क्या लिखा है बेसिक फोनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी जितनी ओवरऑल प्रिपरेशन है उसमें इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये 80% की वो है सारी जो है आप पोटेंशियल और जो एनर्जीज है वहाँ यूज कर देते हैं, करनी भी चाहेंगे लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट नहीं, इस पर भी इक्वली फोकस करना चाहिए। और ये वाली बात जो मैंने आपको बताई टेक्निकली कि इसके अंदर से 10 मार्क्स लेना बहुत जरूरी होता है, और 10 मार्क्स 20 में से 20 तो बहुत कम लोग के आते हैं, और 20 में से 10 भी उसी को आते हैं जिसको ये सारी चीजें आती हैं। तो हमारे पास कुछ छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने सारा कुछ किया। तो फिर आई सजेस्ट के जो है ना एक ले लिया करें इसकी, जो आपने हम चल आप ग्रुप में शेयर कर दिया करें, आगे मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन अब फिलहाल लिख क्योंकि हमारी राइटिंग काफी ज्यादा होगी। चले जी आगे। ओके, अच्छा जी, अब हम जैसा मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह जो है टेंसेस को स्टार्ट करते हैं, तो आज कोशिश करते हैं कि हमारे टेंसेस 100% कंप्लीशन की तरफ जाएं। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इसको लिंगर ऑन कर सकें। एक ये कंप्लीशन मैं चाह रहा हूँ आज, और दूसरा चेंज ऑफ वॉइस। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने टेंसेस वगैरह स्टार्ट करें और बेसिक ग्रामर की तरफ जाएं, दो चीज़ें हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि आपने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एनालॉजीज, पेयर ऑफ वर्ड्स की जो मल्टी फ्रेजेस का सोर्स क्या है, कहाँ से प्रिपेयर करने हैं और क्या वे है। सो ये जो इनकी बात कर लेते हैं पहले, ताकि ये चूंकि आपने खुद प्रिपरेशन करनी है। अब यहाँ मैं खड़ा होकर आपको लेट सपोज बताऊँ वॉस का मतलब था है, ग्रेट का मतलब अजीम है, ये वो सेंस नहीं बनती। ये वही सारी चीज़ें हैं जो आप उनको खुद देख सकते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, एडवाइस सी से बनता है नाउन है, और बी एस से बनता है तो वर्ब है, और उसकी यूटिलाइजेशन की सारी आगे सेंटेंसेस में लिखी। सो इट्स वेरी सिंपल कि आपके पास अगर ये रेलेवेंट सोर्स हो तो आप उसको कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वोकैबुलरी में चीजें आ जाएंगी। एनालॉजीज को मैं आपको समझाऊंगा अलबत्ता। पेयर ऑफ वर्ड्स इडियोमैटिक फ्रेजेस की मैंने बात कर दी, लेकिन हम फिर इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ये तो दोनों चीजें ये बेसिकली वोकैबुलरी से ये करते हैं। अब वोकैबुलरी बिल्ड जो करनी है उसके लिए आप कौन सा सोर्स है और किस तरीके से आपने शुरू करना है। मैं आपको एक सोर्स दे दूंगा, वो सब लोगों तक जो ऑनलाइन है, जो फिजिकल बैठे हैं, सब तक पहुंच जाना चाहिए। अब उसके अंदर क्या है, उसका स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले लेट्स सपोज इट इज सीरियल नंबर, देन वर्ड, जो भी वर्ड है वो आ जाएगा, देन उसकी मीनिंग है, आई थिंक मीनिंग है, और उसके बाद पिक्चर है, उसके बाद उसके सिनोनिम्स हैं। अब एक वर्ड जो है लेट्स सपोज हम सब रिमार्केबल, रिमार्केबल एक वर्ड है, आगे इसकी मीनिंग्स लिखी हुई हैं, ग्रेट,
डिफेंस में आता है, माओवादी डिफेंस में आता है। आगे एक पिक्चर बनी होती है लेट्स सपोज, और बड़े किसी ग्रेट अजीम लीडर की बनी है, तो आप क्या असेस करते हैं इस वर्ड का मतलब आप समझ लो, ठीक है। लेट्स सपोज एक दूसरा वर्ड है डिजास्टर। तो डिजास्टर क्या है, पहाड़ से बने आप वहाँ पे बहुत ज्यादा हिलिंग हो रही है और बहुत बुरी सूरत हाल है, विंड चल रही है, पिक्चर्स उसमें दिखाया गया है, तो आपको क्या इमेज मिला, दिस इज डिजास्टर। तो ये वोकैबुलरी आपने सीखनी है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। ये अल्टीमेटली जहन में बैठ जाना चाहिए। अगर आप इसके व्यवहार करते हैं तो इट टेक्स टाइम, लेकिन ये कि आपने जो है आपके पास ये चीजें होंगी तो आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। एक वो और बहुत है, वो ये है कि वर्ड और मीनिंग आपने देखने के बाद सिनोनिम्स, लेट्स सपोज एक ही वर्ड के सिनोनिम्स है, वो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 6 के करीब दिए, लेकिन आपने 6 के 6 सिनोनिम्स नहीं कर, आपके पास जो मैं मटेरियल शेयर करूंगा आप उसके अंदर 2 to 3 भी कर लें तो दिस इज फाइन, 2 से 3 आप कर लें दैट इज फाइन, और जरूरी नहीं पहले 3 ही, अगर आपको ये पसंद है और ये पसंद है और ये, तो वो कर लें। समझे क्या हो रहा था, जो आपको पता है कि मेरी ऑलरेडी जो इनबिल्ट वोकैबुलरी है उसमें ये 3 वर्ड्स हैं, तो आप उनको टिक कर लें ताकि वो रीइंफोर्स हो। और अगर आपको एक दो डेफिनेटली नए वर्ड्स भी एडिशन हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली इससे होगा क्या कि हमने यहाँ पे एक वर्ड नहीं सीखा, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ड्स सीख लिए, तो 4 वर्ड्स हमारे एक गो में हमारी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। फिर अल्टीमेटली हम सिनोनिम सीख रहे हैं, लेकिन यही 4 चीजें आपको एंटोनिम्स में भी हेल्प करेंगी। एंटोनिम्स क्या है, सिंपली एंटोनिम्स जो है वो ऑपोजिट ऑफ समथिंग, एंड सिनोनिम्स मीन सेम मीनिंग, जिसे मुतरादिफ बोलते हैं। तो अगर आपको ये वर्ड्स आते हैं तो हमें ये मुश्किल कोई नहीं होगी कि ये सिनोनिम है या एंटोनिम है, सिर्फ वोकैबुलरी आपकी अच्छी है तो वी कैन डू इट वेरी इजी। सो आप ये वाला जो सोर्स है मैं आपको शेयर करूंगा, ये पहला सोर्स है हमारा वोकैबुलरी का। जब आप इसको खत्म कर देंगे तो मैं दूसरा सोर्स, तीसरा, इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली आपको चलना चाहिए। डेली के जो है आपको चाहिए कि कम से कम जो है वो 30 to 40 वर्ड्स जो है ना आप इनको याद करें, तो कोशिश करें यूटिलाइज करें अपने सेंटेंसेस के अंदर, रोजमर्रा के कामों में आप यूज करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी करते हैं तो उनको चाहिए कि वो ये वाले वर्ड्स यूज करें, और कोई ऑफिशियल लोग हैं जो सर्विंग है तो उनको चाहिए तो अपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इनको किसी न किसी तरीके से यूज करें। घर में आप जो बात करते हैं एक दूसरे दोस्तों के साथ तो उसके अंदर इनको यूज करना चाहिए। और ये बात समझें कि यार ये अगला बंदा बैठा है तो इसको तो पता ही कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे ये इन वर्ड्स में यूज करूंगा। सो यू आर स्टूडेंट, तो आपको ये चीजें जो ना बीइंग स्टूडेंट ही लेनी है। आपके साथ कोई दोस्त है, आपको कलीग बैठा है, तो आप उससे बिल्कुल डिफिकल्ट वर्ड्स में बात करें, और ये सोचें कि वो मुझसे ये पूछे यार ये आपने क्या कहा है, एंड यू विल हैव अ टाइम टू एक्सप्लेन कि यार ये मैंने ये वर्ड बोला है, ये स्पेलिंग है, इसका ये मतलब है, इसका ये सिनोनिम है। आपके पास तो कोई और बात करने का टाइम ही नहीं होना चाहिए राइट नाउ, जो आप प्रिपरेशन फेज में है। तो आप बिल्कुल पिन पॉइंट ये करके चलें कि मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा क्या राइट डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा। वहाँ पे आप एक इलिटरेट दोस्त है आपका, आप उससे बात कर रहे हैं, उसको भी आप 2-3 वर्ड्स खुद सिखाएं, और एक्चुअली सिखाने का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली सीख रहे हो। सो इसलिए आपने जो है इसको यूज करना है डे टू डे एक्टिविटीज में भी। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर वोकैबुलरी। अब हम चलते हैं एनालॉजीज के पास। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा सॉन्ग। अच्छा जी, एनालॉजीज कुरान पाक के जो बेसिक सोर्सेज है ना, ये इस्लाम के जो बेसिक सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, उनमें कौन सा पहले? कुरान है, उसके बाद क्या है? सॉरी, हदीस, हदीस है, और सुन्नत, वो हदीस सुनना की बात फिक्र नहीं, इजमा, ये इजमा है, और उसके बाद क्या क्या बात, इजमा स्टैंड फॉर कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, और क्यास से बनता है बेसिकली एनालॉजी। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई कि क्यास की एनालॉजी की? ये जो हम मोहम्मदन लॉ पढ़ते हैं, ये मोहम्मदन जो आपने एक्ट देखते हैं, तो उसके मुताबिक ये है कि कुरान सबसे पहला सोर्स है। किसी भी चीज़ का कानून, इस्लामी कानून बनाने के लिए सबसे पहले हम कुरान को देखेंगे। वो मसला वो कुरान में क्लियर कट लिखा है, तो देन सबसे सुप्रीम बात वही है। जब कुरान पाक के वर्ड्स हैं हम कुछ नहीं कह सकते। नंबर 2 पे कुरान में कोई चीज़ नहीं मिल रही तो हम हदीस या सुन्ना को देखेंगे। लेट्स सपोज इसमें भी कोई चीज़ नहीं मिल रही, लेकिन
वो आज जदीद दौर की ऐसी बात है जो दोनों में नहीं मिलती, तो फिर हम इजमा में जाते हैं। इजमा बेसिकली जो उलमाए किराम होते हैं, इनका एक कुछ फिक्का फैसला होता है, उसको हम बोलते हैं इजमा। तमाम जो उलमाए किराम यहाँ पे मुत्तफिक हैं, उनका यही फैसला है। अब अगर इधर भी नहीं मिल रहा, इधर भी नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, तो फिर हम क्यास पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आजकल के जदीद दौर में बहुत सारे जो है वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे ड्रग्स का बहुत कॉमन कल्चर। तो जैसे तो उसके आइस जो है, आइस एक हराम चीज़ है, तो हाउ विल से के लिए आइस हराम चीज़ है। कानूनी तौर पे हम बात करें तो सबसे पहले हम कुरान पाक में जाएंगे, तो कुरान में तो हमें कहीं नहीं मिलता, ये वर्ड्स नहीं मिलते कि आइस हराम। देन आपको हदीस में भी ये वर्ड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त ये नशा ही नहीं था। इजमा में भी लेट्स सपोज कि नहीं है, तब देन हम क्यास में आते हैं। और हम ये क्यास क्या करेंगे, हम कहेंगे कि कुरान पाक में एक चीज़ लिखी है वाइन, और वाइन जो है वो क्या है जी, प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मींस हराम है। जब वाइन प्रोहिबिटेड है और इसके रैशनल क्या है, ये आना बीच में आपका काम। इसका रैशनल क्या है, वाइन के प्रोहिबिशन की क्या कॉज है, क्यों इसे प्रोहिबिटेड करार दिया। बस ठीक हो गया, ये आप समझ लें कि आपको सेंसलेस कर देती है, आपको रिश्तों की पहचान खत्म कर देती है। अब नमाज में आप जो है वो कुरान पाक का तकद्दुस बरकरार नहीं रख सकते। ये सारी बातें इसकी वजह से, इसको हम कहेंगे रैशनल। ये रैशनल था जिसकी वजह से वाइन को प्रोहिबिट करार दिया गया। अब हम आगे चलते हैं तो हम ये लिख सकते हैं आइस और ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब इसका जो था रैशनल, इसके रैशनल से मिलता है या नहीं, इसका और इसका रैशनल सेम है। तो यही एनालॉजी है कि कुरान पाक के किसी ऐसे फैसले को हम लें और आजकल के जदीद दौर में इम्प्लीमेंट कर दें, यही एनालॉजी। कहते हैं ना भाई इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है, कुरान पाक एक यूनिवर्सल बुक है, उसकी यही वजह है। उसका ये मतलब नहीं है कि हर एक वर्ड का कुरान पाक के अंदर जो जिक्र है या हदीस के अंदर जिक्र है, ऐसा होना मुमकिन नहीं जितना जदीद दौर है। अगर आप देखें तो ये पिछले जो ऑलमोस्ट 5 साल से जितना आपका नॉलेज पहले था उससे डबल हो चुका है। और थोड़ा सा आप और पीछे चले जाएं, 25 साल की मिसाल लें, तो इस 5 साल को निकाल के पिछले 20 साल में चले जाएं, तो जितना आपका नॉलेज था वो उस 20 सालों में डबल हो गया, और अब नेक्स्ट 5 ईयर में और डबल हो गया। जितना नॉलेज था पूरी दुनिया में, जितना नॉलेज था, आप देख रहे हैं ना कितनी सारी इन्वेंशंस, कितनी डिस्कवरीज आ रही हैं दिन ब दिन। ये जो आईटी रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स से हैं, इन्हें ज़्यादा बेहतर अंदाजा होता है कि कैसे चीज़ें जो है ना वो एक दिन में डाइवर्सिफाई कर जाती हैं, नई चीज़ आ जाती है। यही नॉलेज की, अब देखें आप पुराने ज़माने में देख लें तो कितने का वो आपके फील्ड्स होते थे जो कॉलेजेस में वो ऑफर करते थे एडमिशन के लिए। अब आप देखें कितने ज़्यादा फील्ड्स आ गए हैं, कितने ज़्यादा पीएचडीज हो गए हैं, स्पेशलिटी का दौर आ गया। सो अल्टीमेटली नॉलेज जो है वो बहुत स्पीडली कर रहा है। तो ये मुमकिन नहीं कि कुरान पाक में हर एक वर्ड हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम कुरान को यूनिवर्सल रिलीजन कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। यही कॉन्सेप्ट, ये जो हमने यहाँ सीखा है, बेसिकली क्या था, रैशनल। यही कॉन्सेप्ट हमने एनालॉजीज में लगाना होता है। ओके जी, मैं इसके मसाले देता हूँ, जैसे हमने समझा तो इसकी मसाले दूंगा ऐसे कि लेट्स सपोज एनालॉजीज में हम एक वर्ड लिखते हैं डे, रेशो, नाइट, प्रोपोर्शन। क्या आ सकता है कोई बंदा इसमें, बहुत ही आसान है। If day is to night तो क्या होगा अभी? डे एंड नाइट और कुछ भी कह सकते हैं। एक्चुअली हमें ये देखना है, डे के बाद नाइट आया, यहाँ पे रैशनल क्या है, रैशनल में यहाँ लिख देता हूँ एंटोनिमस रिलेशनशिप। ये एक्चुअली जो इसका रिलेशन है वो एंटोनिमस है, यानी ये डे का ऑपोजिट है ना नाइट से एक्चुअली में। तो आप वहाँ आगे कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हमारे पास एक्चुअली ऑप्शंस नहीं है ना 4। जब आपको एग्जाम में आएंगे तो एग्जाम में नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपने फिर वो वाला ऑप्शन क्लिक करना है जिसके अंदर एंटोनिमस रिलेशनशिप, टाइगर एंड गॉड आ जाएगा। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स सिंपली हम इसको करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, या अर्थ एंड स्काई कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं बकरी और शेर की दोस्ती भी हो जाती है ना, तो इसलिए हमने नहीं लिखा। अच्छा जी,
सो डे एंड नाइट लीस्ट में आप उसको दे सकते हाँ एनीहो बात ये है कि यार एंटोनिम्स रिलेशनशिप अब इसका रैशनल और इसका रैशनल सेम है या नहीं सेम हैं। अब आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे तो आपने ये देखते हैं कि वो जो पहले वाला कॉम्बिनेशन दिया उस सेम जो रैशनल में 4 ऑप्शंस में से कौन सा बेहतर है वो आपने लगाना है सिंपल। अच्छा ठीक आगे चलते हैं ऐसे भी हो सकता है कि ये आते हैं वर्ड रेंज और आप आगे कुछ लगाते हैं। अब आपने सबसे पहले ये देखना है अब इसमें एक और एडवाइजेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब भी आपने एनालिसिस के क्वेश्चंस को करना है तो आपने ऑप्शंस में नहीं जाना। ऑप्शंस में जाने से पहले आपने एक काम करना है वो क्या है इसका और इसका रैशनल डेवलप। अब जब ग्रेट और रिमार्केबल का रैशनल डेवलप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिनोनिमस है। इसका ये ग्रेट रिमार्केबल इसका मतलब ये सिनोनिम है। तो फिर हमें ये रैशनल पता चल गया तो हम कहेंगे यार इसकी जो रिलेशनशिप है वो है सिनोनिमस। अगर सिनोनिमस रिलेशनशिप है तो अल्टीमेटली हम आगे जाके भी कुछ ऐसा वर्ड लगाएंगे जो सिनोनिम हो। ठीक है लेट्स सपोज बैड और रेस्ट ये अब इन दोनों का ताल्लुक जो है वो सिनोनिमस है तो हम भी फिर नीचे से वही वाला ऑप्शन उठाएंगे जिसके अंदर ये वाला रैशनल मौजूद है। ओके देखिए एक और बात ये कि ये जो हमने एनालॉजीज करनी है इसके अंदर से हमें ये तो टेक्निक्स हैं ये चीज हमें पता होना जरूरी है लेकिन एक साथ जरूरी चीज ये है कि आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो। तो वोकैबुलरी के लिए जो कि हम ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाली वोकैबुलरी का इस्तेमाल यहाँ पे करना मना नहीं है। जो आपने वहाँ सीखा है वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। सो वहाँ पे आप वोकैबुलरी डेवलप करेंगे यहाँ पे आप अपनी टेक्निक्स डेवलप करेंगे। सो दोनों सूरतों में आपको फायदा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कॉटन एंड स्टॉक। सो ये क्या रिलेशनशिप है इन दोनों में? राय और आशय वेरी गुड इसको हम कहते हैं मेड अप ऑफ रिलेशनशिप। यदि कॉटन एक्चुअली रॉ मटेरियल है उसके बाद आप एक डिफाइंड प्रोडक्ट निकालते हैं दैट इज टॉवल। ठीक है आप कोई भी रॉ मटेरियल देख लें उसके बाद आप रिफाइंड कर दें। आप लिख सकते हैं जी पेपर तो आप एक बेसिक एलिमेंट लेके उसके बाद आपने एज ए होल उसकी बात कर। इसी तरह से हम आगे चलते हैं और रिलेशंस की बात करते हैं। तो ये मैंने एक वर्ड लिखा एडवाइस और एक मैंने ये वर्ड लिखा एडवाइस। जी क्या इसमें फर्क है? ये दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं दोनों ही एक तरह से हैं लेकिन हेल्पिंग वो हैं फिर वर्ड्स हैं। ये जो एडवाइस है ये एज ए वर्ब यूज होता है और ये जो एडवाइस है सॉरी ये एडवाइस एज ए नाउन यूज होता है और ये जो स्पेशल है ये ऐसे वर्ब यूज होता है। अब कोई ताल्लुक नहीं इनका यार आपस में ठीक है लेकिन यही ताल्लुक है दिस इज नाउन दिस इज अल्टीमेटली आपने नीचे में से यही चेक करना है कौन सा नाउन है कौन सा वर्ब है और वही चीज है। ठीक है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इफेक्ट और अफेक्ट ये जो ए से है ना ये वर्ब होता है और जो ई से ये नाउन। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे क्या रिलेशनशिप हमारा डेवलप हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच ये रिलेशन भी होता और अब ये आपके थिंकिंग पैटर्न की लिमिट कोई नहीं होनी चाहिए। यानी ये अगर रिलेशनशिप आई है तो आप समझेंगे शायद यही दुनिया में रह गया ऐसी बात नहीं है। अब थिंकिंग पैटर्न आपने बढ़ाना है रैशनल डेवलप करने के बाद उसको आपने यूज करना। फॉर एग्जांपल आपको ये वर्ड आ जाता है 5 और ये वर्ड 5 आगे क्या लगा सकते हैं? अब ये एक्चुअली 5 को हमने क्यूब किया हुआ है आप कुछ भी लगा दें आप भी क्यूब कर ठीक है। इसी तरीके से जो है वो मैथमेटिक्स में देखें या आप लेट्स सपोज अल्फाबेटिक्स में देखें तो ये लिखा हुआ है और ये लिखा है जी तो ए के बाद जी क्यों लिख रहे हैं ए इज द लास्ट वन जी इज द लास्ट वन। नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे तो फिर आपने ये देखना है कि कौन सा इस रैशनल को पूरा करता है जो इस रैशनल को पूरा कर लेगा विल बी आवर आंसर। सिमिलरली लेट्स सपोज हम लिखते हैं कैट और किटन। अब इनका रिलेशनशिप ये है कैट और किटन उसके बच्चे को कहते हैं
इसी तरीके से हम जो है वो काव और कब कह सकते हैं, नाइन और कब कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो चीज़ें आपकी थिंकिंग पैटर्न पे कोई आपने उसको लिमिट नहीं करना। ठीक हो गया जी? सर ये मेरे को बता दीजिए 5 और 125 सॉरी, ये 5 जो हमने हाँ 5 से 125 आया, एक्चुअली 5 को क्यों दिया गया, ठीक हो गया जी? उसके बाद 125 आया। तो आप आगे जो आपको ऑप्शंस, चूंकि मैं अभी आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा, आपने ऑप्शंस में देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर क्यूब वाली पोजीशन दी हुई यही सेम, तो फिर आप उसको दबाएं। अगर लेट्स सपोज नहीं ऐसी कोई बात तो आप उसको क्रॉस कर देंगे और जो राइट है आप ओके जी। एक और बड़ी अहम बात जो है वो मैं आपको करवाता हूँ, इधर ही बस लिख देता हूँ, मैं इसको सवाल करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज हम लिखते हैं जी वुड, फर्नीचर, सीमेंट, स्टोन। वुड एक रॉ प्रोडक्ट है, ठीक है? उसके बाद हम उससे फर्नीचर तैयार करते हैं। सीमेंट जो स्टोन है इसका रिलेशनशिप ये है कि स्टोन को हम क्रश करते हैं और अगेन सीमेंट बनाते हैं, तो दिस इज रॉ मटेरियल, दिस इज रिफाइंड। तो क्या ये ठीक है? नहीं क्यों नहीं ठीक? सर ऊपर वो रॉ मटेरियल का तो फर्स्ट ये भी शाबाश भाई, ये वाली बात भी बाजुकात हो जाती है कि आपका सीक्वेंस ठीक रहना चाहिए। रॉ मटेरियल पहले है, उसके बाद रिफाइंड प्रोडक्ट। सिमिलरली वहां पे भी ऐसा बात अगर हम जल्दी में करने आ गई ठीक है, लेकिन उसकी जो है वो सीक्वेंसिंग भी मैटर करती है। अच्छा जी, उसके बाद एक आखिरी बात जो इसके हवाले से है जरूरी, वो ये कि लेट्स सपोज आपको प्रॉब्लम है और आपको कुछ नहीं आ रहा, देन व्हाट विल यू डू? ठीक है, अब उसकी टेक्निक ये है कि अगर आपको वोकैबुलरी के मुश्किल वर्ड्स हैं और आपको पता नहीं चल रहा, तो पहली बात हुई कि हमें वोकैबुलरी डेवलप करनी है, इंशाल्लाह आपको आना चाहिए, चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। इसकी भी ज़्यादा प्रैक्टिस मैं आपको आज ही शेयर कर दूँगा। तो उसके लिए आपको जो तैयार करना है वो ये है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच रिकग्नाइज करने आना चाहिए। जैसे डेवलप वर्ड है, डेवलप, तो आप इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म है, डेवलप, डेवलप और डेवलपिंग है। फिर इससे डेवलपमेंट भी वर्ड बनता है, तो डेवलपमेंट को आपको पहचानना चाहिए, दिस इज नाउन। डेवलप्ड को पहचानना चाहिए, दिस इज वर्ब। डेवलपिंग को पहचानना चाहिए, दिस इज वर्ब। और ये इसके जेरेंट भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली फिर आपको हेल्प होगी यार। अच्छा, ये अगर लेट्स सपोज पहले जो आ रहा है ना, दैट इज फॉर एग्जांपल वर्ड है डेवलपमेंट, तो आपने कहा यार ये पहले नाउन उसके बाद वर्ब आया डेवलप, तो आपके पास ये क्लिक व्यू होगा कि यार अब जो नीचे वाले ऑप्शन में से चारों में से पहले नाउन कौन सा है, ताकि डेवलपमेंट के साथ मिल जाए। ये नहीं हो सकता एकदम और नाउन नीचे ऑप्शंस में कोई और चीज दे रहे हो। तो ये एक आखिरी क्लू होता है जब आपके पास कुछ नहीं आ रहा, तो अल्टीमेटली आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी डेफिनेटली आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाना पड़ेगा, आपको एक वर्ड की डिफरेंट फॉर्म्स को देखना पड़ेगा, उनको एस्टैब्लिश करेंगे, जो कि आप इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काफी फोकस करेंगे, तो फिर इससे आप जो है वो बेहतर चीजें सीख सकते हैं। ओके जी, दैट वाज ऑल अबाउट योर एनालॉजीज। अब मैं आपको दो चीजें शेयर करूंगा आज। एक तो वोकैबुलरी बिल्डिंग टेक्निक्स का मटेरियल, एक आपको ये जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का मटेरियल जो पिक्चर वाली पिक्चर बुक है, और उसके बाद एनालॉजीज का मटेरियल। और अब आ जाते हैं, इसके अलावा भी मैं दो तीन और सोर्स हैं मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि एट योर ओन टाइम आप इनको पढ़ते रहें। और अल्टीमेटली मैं थोड़ा अनाउंस भी कर दूंगा आपको ग्रुप में कि इसका हम टेस्ट रखेंगे, तो उसका कुछ पोर्शन मैं ऐड कर दिया करूंगा, ताकि आप उस टेस्ट से पहले पहले वो वाला पोर्शन रेडी करें। तो देन चलते हैं कि हम पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियोमैटिक फ्रेजेस के बारे में। ये एक्चुअली सारी की सारी जो चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, ये आपकी वो चीजें हैं जिसके ऊपर हम आइंदा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? आज से हमने एक बार स्पीक आउट कर लिया, दैट्स फाइन। अब अगली बात आपने आपकी अपनी असेसमेंट है। अब हम इससे ज्यादा अच्छी वाली चीजें करेंगे जिसमें डिस्क्रिप्शंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज इन्वॉल्व। तो ये सारी चीजें हमने इसलिए आज करनी, ताकि आपको डे बाय डे का जो मटेरियल है ना, आप समझते हैं कि हमें इंग्लिश के लिए तैयारी के लिए कोई टाइम जो है रिसोर्सेज नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, तो आप देखिए बहुत मटेरियल है, बहुत रिसोर्सेज। अब आपकी हिम्मत है कितना करते हैं आप। ओके जी, क्लियर करते हैं। आगे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं तो जिनको हम देखते हैं, और वो है जी
पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियोमैटिक फ्रेजेस। तो पेयर ऑफ वर्ड्स हर बंदे ने यार बचपन से पढ़े होते हैं। अब आप डिग्री क्लासेस में लेते हैं, आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, तो ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है पेयर ऑफ वर्ड्स को मतलब बताने में। लेकिन चलो मैं एक आध वर्ड बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था एडवाइस और एडवाइस, या फिर प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ये डिफरेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। ये एक पेयर है जो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं तो सेम ही हमें साउंड मिलती है, लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट है, यूज डिफरेंट है। तो अल्टीमेटली अगर इससे रेलेवेंट कोई आपको क्वेश्चन आता है, मैं कैसे आएगा फॉर एग्जांपल, आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ आएगा और उसके अंदर फिर लिखना है आप ये एडवाइस लगाएंगे, ये एडवाइस लगाएंगे, ये एडवाइस लगाएंगे, ये एडवाइजिंग लगाएंगे। तो कौन बंदा इसको पिक कर पाएगा जिसको पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं? ठीक है जी। इसलिए ये भी मैं जब टेस्ट दूंगा तो इस तरह की मैं आपको लाइव सिचुएशन में डालूंगा ताकि आपको भी से पता चल जाए। तो अल्टीमेटली ये चीजें सीखना जरूरी होती है। तो ये इसका भी सोर्स मैं चूंकि आपको शेयर कर दूंगा, दैट इज इजी। तकरीबन 400-500 आपको करने पड़ेंगे ये। तो इनमें से कोई अगर चीज आती है तो आपको प्रॉब्लम ना करे। अच्छा, इडियोमैटिक फ्रेजेस में यू नो ये फ्रेजेस होते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक का एक प्रॉपर वे है, एक प्रॉपर मीनिंग्स है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आप असेस नहीं कर सकते। वो एक उसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं करप्शन इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। इसी तरीके से अ बेड ऑफ रोजेस हम कह सकते हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। इसी तरीके से हेराक्लियन टास्क कहते हैं बहुत मुश्किल टास्क को, तो सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू इज अ हेराक्लियन टास्क, आप इससे कह सकते हैं। तो इस तरह की बेशुमार चीजें हैं और ये अगेन तो आपको तकरीबन 300-400 करना होगा। दैट वुड बी वेरी फाइन फॉर यू। इसका गेम में मटेरियल आपको तो बहुत सारा मटेरियल जो मैं आपको कह चुका हूँ शेयर करूँगा। इसको मैं ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अपने टाइम में निकाल के इसकी खुद असेसमेंट करके इसको खुद डिवाइड करके करते रहें। और जो मैं टेस्ट लूँगा उसमें मैं आपको स्पेसिफाई कर दूँगा कि इस टॉपिक में से इतना, इस टॉपिक में से वो भी आप याद करें। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एनालॉजीज, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड इडियोमैटिक फ्रेजेस। ओके जी, क्लियर करते हैं। इसमें एक बहुत जो इंग्लिश सब्जेक्ट में प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि हमें वी आर नॉट श्योर कि कौन से टॉपिक में क्या आएगा। जब इस तरह की बात हो ना तो फिर ज़्यादा कॉन्शियस होना, फिर वो वाली चीज़ें भी टच करनी पड़ती हैं जो कभी किसी ने टच ही नहीं किया। अल्टीमेटली इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम तकरीबन हर एक पॉइंट को टच करेंगे कि इसमें से ना आ जाए, इसमें से ना आ जाए। अब ये वी आर नॉट श्योर, मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि इसी में से आएगा। हालांकि पास पेपर सामने है, लेकिन हर दफा पास पेपर में बास का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो अब क्या करें? मतलब एक स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, दूसरा जो हम नहीं फॉलो करते, तो अल्टीमेटली हमारे पास तो चांस नहीं है ना जी, हमने तो करना है किसी भी सूरत में। तो स्टार्ट करते हैं हम टेंसेस को। ये मेरे ये करें ऊपर वाला जी तो नजर नहीं आ रहा, वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ओके जी। वेरी स्पीडीली हम टेंसेस करेंगे। टेंस जो है वो अक्सर हमने सुना हुआ है कि बड़े मुश्किल हैं, ये है वो है। तो ये टोटल 12 टेंसेस होते हैं, 4 + 4 + 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के एंड 4 फ्यूचर के। यानी अगर आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही 4 टाइप्स पास्ट की हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह यही 4 फ्यूचर की, तो टोटल बन जाते हैं 4। ये हम टेंस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो बहुत जरूरी है उनको सीखना है। उसमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, व्हाट इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो इसके लिए हम एक वर्ड याद करेंगे तो दैट इज डूअर। डूअर मींस आपका एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर आपने सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना है। तो यू फाइंड कि डूअर कौन सा है, काम करने वाला कौन सा। डू मींस करना, डूअर करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब है कि बियरर। एक वर्ड हम करेंगे तो उसके लिए बियरर हो जाएगा। बियर का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करने वाला ना। तो जिसके ऊपर काम हो रहा है, यानी जो बर्दाश्त कर रहा हो, दूसरे वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल अली किक्ड फुटबॉल, तो अब अली बेसिकली डूअर है और फुटबॉल बियरर है, जो उसने एक्शन बियर किया। अब तीसरा वर्ड है किक्ड। एंड व्हाट इज किक? दैट इज
वर्ब, और वर्ब के लिए हम अगर एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज एक्शन। सिंपल, ये तीन चीजें हैं जो हमारे बार बार उसमें आएंगी स्ट्रक्चर में, तो आपको आइडिया हो। अच्छा देखें, जो एक्शन है उसको फर्दर हम देखें तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि लेट्स सपोज वर्ब है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, दूसरी क्या होती है जी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहते हैं, फिर फोर्थ फॉर्म कहते हैं। अच्छा अब इनके नाम आपको याद रखने चाहिए। फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं, बहुत सिंपल है, प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड को बोलते हैं हम पास्ट फॉर्म। थर्ड को हम बोलते हैं पास्ट, अभी आपने ठीक कहा, पास्ट पार्टिसिपल। और जो फोर्थ फॉर्म है इसको बेसिकली आईएनजी फॉर्म भी हम बोलते हैं इसको, एंड दैट इज नोन एज आईएनजी फॉर्म नहीं, इसका नाम है दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ आप ब्रैकेट में चाहे कर दें, इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। ओके, अब एक और बड़ी अहम चीज जो जिसके हवाले से आपका सवाल भी आ सकता है,